मैं दस लांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई, जिसका नाम है आपका कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाएं और तकनीक। इससे पहले वाले की जो क्लास था उसमें हम लोग जो है सामान्य परिचय देखे थे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है ना, ये हम लोग देख चुके थे। साथ में एल्केन, एल्किन और जो एल्काइन है उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो भी हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। तो और साथ में हम लोग जो कुछ प्रकार को भी देखे थे, जिसमें चक्री और अचक्री देख चुके थे। अचक्री की परिभाषा हो गया था। अचक्री के पहले प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे, एलिसाइक्लिक। दूसरा प्रकार हमको देखना है एरोमेटिक। क्या देखेंगे हम लोग? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है आपका, एरोमेटिक एक विशेष प्रकार के चक्रीय यौगिक होता है ना, जिसमें विशिष्ट प्रकार के क्या होता है, गंध पाई जाती है और ये 6 कार्बन से मिलकर बना एक क्या होता है, चक्र होता है। मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि एरोमेटिक एक अलग ही प्रकार के क्या होते हैं, हमारे चक्रीय यौगिक होता है, जिसमें जो चक्र होता है अर्थात जो वलय होता है वो 6 कार्बन से क्या होता है, निर्मित होता है। और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की खुशबू पाई जाती है, क्योंकि एरोमा का अर्थ ही क्या होता है, हमारा गंध होता है। तो ये इसमें क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं यह एक विशिष्ट प्रकार के चक्रीय यौगिक है। यह विशिष्ट प्रकार के चक्रीय यौगिक है जिसमें वलय 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। जिसमें वलय क्या होता है आपका, 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। जिसमें वलय अर्थात रिंग वलय 6 कार्बन से निर्मित होता है। से क्या रहता है भाई, हमारा निर्मित होता है। तो लिख सकते हैं एरोमेटिक जो होता है एक विशिष्ट प्रकार के चक्रीय यौगिक होता है, जिसमें जो रिंग बनता है वो कितने कार्बन से, हमारे 6 कार्बन से क्या होता है आपका, निर्मित होता है। 6 कार्बन इसमें पाया जाता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का गंध होता है ना, इसमें या इस प्रकार के यौगिक में विशिष्ट गंध पाया जाता है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार के यौगिक में है ना, विशिष्ट गंध पाई जाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं विशिष्ट गंध पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक यौगिक का एक सामान्य हम लोग परिचय देख दिए कि एरोमेटिक वे चक्रीय यौगिक होता है जिनमें वलय जो होता है वो 6 कार्बन से निर्मित होता है और इस प्रकार के यौगिक में विशिष्ट गंध पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो एरोमा होता है, एरोमा की अगर हम बात करें तो एरोमा का अर्थ ही क्या होता है, हमारा गंध होता है ना। और एरोमा जो है हमारा ग्रीक भाषा से क्या किया गया है, लिया गया है। तो ये जो ग्रीक भाषा का एरोमा वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, गंध होता है। मतलब इस प्रकार के जो यौगिक होता है उसमें विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, गंध पाया जाता है। और इसमें जो विशेष हमारा क्या होता है, अगर एग्जाम्पल में देखें तो इसमें बेंजीन को क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। और बेंजीन ही इसमें का क्या है, हमारा मेन हमारा यौगिक होता है, जिसका नाम क्या होता है, हमारा बेंजीन है। यहीं से आपका एरोमेटिक की स्थिति क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एरोमेटिक यौगिक का मेन सदस्य क्या होता है, हमारा बेंजीन होता है, जिसका सामान्य सूत्र आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं C6H6। ये हमारा क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन को आप कई तरीक़ा से दर्शा सकते हैं। आप इस प्रकार से भी बेंजीन लिख के क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बेंजीन ही क्या होता है, हमारा एरोमेटिक का मुख्य सदस्य है। इसके अलावा हम बेंजीन में और भी समूह जोड़ करके क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसे हमारा OH है तो ये फिनॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। ये भी हमारा एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आता है, जो 6 कार्बन से निर्मित होता है। इसके बाद हम NH2 जोड़ देते हैं, तो यानी H2 जोड़ देते हैं तो इसको एनिलीन बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन कहा जाता है। ये भी हमारा एक एरोमेटिक यौगिक होता है। और भी हमारे यौगिक हैं जिनको आप पहले भी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखें, नेप्थलीन होता है हमारा, है ना, नेप्थलीन होता है, ठीक है। उसी प्रकार एंथ्रासीन होता है आपका, एंथ्रासीन। इस प्रकार से हम देखें, ठीक है।
एंथ्रासीन। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक जो कार्बनिक यौगिक हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप जो है बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एंथ्रासीन बोल सकते हैं, एंथ्रा है ना हमारा सीन। तो ये हमारे इतने यौगिक होते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे एरोमेटिक जो हमारे यौगिक हैं उसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस तरीक़े से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं भाई एरोमेटिक यौगिक क्या होता है। तो एरोमेटिक यौगिक जो होता है वो विशिष्ट प्रकार के क्या होता है, चक्रीय यौगिक होता है, जो 6 कार्बन से मिलकर क्या होता है आपका बना होता है। 6 कार्बन है ना, उसको याद रखना। और इस प्रकार के यौगिक में विशिष्ट गंध पाया जाता है, क्योंकि एरोमा का अर्थ ही क्या होता है, गंध होता है। एरोमा एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ गंध होता है। तो ये हमारा एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक का मेन सदस्य कौन है, हमारा बेंजीन है, जिसका सामान्य सूत्र क्या लिखते हैं, C6H6 लिखते हैं। अगर इस बेंजीन में हम लोग कोई क्रियात्मक समूह लगा के इस प्रकार से क्या करते हैं, अगर बनाते हैं तो एक OH लगा देते हैं तो इसको फिनॉल बोलते हैं। NH2 लगा देते हैं तो एमीन, एनेथिलीन, हमारा एंथ्रासीन, ये बहुत सारे क्या होते हैं हमारे एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत जो है यौगिक को रखे जाते हैं। अब ये जो एरोमेटिक यौगिक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बेंजीनाइट है ना एरोमेटिक यौगिक, और एक होता है हमारा नॉन बेंजीनाइट क्या होता है हमारा एरोमेटिक यौगिक। तो बेंजीनाइट एरोमेटिक होता है, इसमें इन्हीं सब को क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है, जो आप क्या किए हैं, पढ़ाई किए हैं। जैसे हमारा ये बेंजीन को हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं किसमें, हमारा ये जो बेंजीनाइट एरोमेटिक यौगिक होता है जो कि कितने कार्बन से बन के मिलकर बना होता है, ये 6 कार्बन से क्या होता है आपका मिल करके बना होता है। तो ये सारे जो बेंजीनाइट होता है वो सब किसके अंतर्गत आता है, हम लोग जो भी लिखे हैं उसी के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हमारा होता है नॉन बेंजीनाइट। ये जो नॉन बेंजीनाइट होता है, अगर इसकी बात करें तो ये बेंजीन के समान दिखता है, बट बेंजीन होता नहीं है। इसमें कार्बन की संख्या आपका 6 से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की संख्या जो होती है, संख्या की बात करें तो 6 से क्या होती है हमारी, ये अधिक होती है भाई, 6 से हमारा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो नॉन बेंजीनाइट होता है उसमें कार्बन की संख्या कितना होती है, 6 से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नॉन बेंजीनाइट कही जाती है। क्योंकि बेंजीन टाइप का दिखता ज़रूर है लेकिन बेंजीन नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन बेंजीनाइट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, है ना, हम बनाते हैं। इसमें हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर फिर यहाँ ऐसे करके इधर और फिर इधर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो है कार्बन की संख्या ज़्यादा है। देखो यहाँ से यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर इधर 4, इधर 5, 6 और 7 हो जाता है, ये हो गया। तो डबल वन क्या होता है हमारा, O हो जाता है, और इधर हमारा क्या हो जाता है आपका OH, यहाँ से क्या होता है हमारा दिखाई देता है। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रोपोलोन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, हमारा ट्रोपो जो लोन होता है उसको प्रदर्शित करता है। इसका नाम क्या है हमारा, ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन को प्रदर्शित करता है। और ट्रोपोलोन में देखो 7 कार्बन दिख रहा है, 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ से आपका ये 1 कर लेना, इसको 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनाइट के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीक़े से नॉन बेंजीनाइट को बता सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा, हमारा जो है समचक्री के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, विषम चक्रीय यौगिक। तो इसको हमको देखेंगे विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है। तो यहाँ पर विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है भाई, तो विषम चक्री कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें जो कार्बन का जो वलय बनता है उसमें कार्बन के अलावा जब अन्य तत्व भी क्या होता है, जब उपस्थित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। और वो अन्य तत्व में नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो ये अगर उपस्थित हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। मतलब हमारा ये जो कार्बन का क्या बनता है, जो चक्र बनता है, इस चक्र में अगर कार्बन के अलावा अन्य हमारा तत्व भी अगर उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्री के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। तो लिख सकते हैं वह, यहाँ से लिख सकते हैं चक्रीय यौगिक, वह चक्रीय यौगिक, वह चक्रीय यौगिक वह चक्रीय यौगिक जिसमें है ना, वलय में कार्बन के अलावा, वह चक्रीय यौगिक जिसमें
जिसमें वलय में कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी क्या रहता है हमारा, उपस्थित होता है। तो इसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। आप अपने भाषा में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है। तो लिख सकते हैं भाई, वह चक्रीय यौगिक जिसमें जो क्या होता है, जो वह यौगिक होता है या जो वलय होता है, तो वे चक्रीय यौगिक जिसमें वलय में कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी क्या होता है, उपस्थित होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई हम लोग, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। मतलब हमारा जो चक्र बनता है उसमें कार्बन तो रहेगा ही, कार्बन के अलावा जब दूसरे तत्व भी अगर क्या हो, उपस्थित हो, वही हमारा क्या कहलाता है, आपका विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है उसको हम लोग आगे क्या करेंगे, देखेंगे। पहला ये भी होता है एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। एलिसाइक्लिक हमारा क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत आता है। और एक होता है हमारा एरोमेटिक, क्या होता है हमारा, विषम चक्रीय यौगिक होता है। तो इसको हमको देखना है। एलिसाइक्लिक हमारा जो विषम चक्रीय यौगिक होता है, इसमें आपका जो है होता तो हमारा क्या होता है, हमारा कार्बन के अलावा अन्य भी रिंग में पाया जाता है। तो एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक में जो कार्बन की हमारी जो संख्या होती है, वो संख्या आपका क्या होती है, 3, 4, 5, 6 या 2 से स्टार्ट होती है और विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती है। जैसे यहाँ पर दिया है एलिसाइक्लिक के अंतर्गत, ये हमारा दिया है CH2, ये दिया है हमारा CH2 और ये क्या दिया है आपका O। इसका नाम होता है एपॉक्सी, और इसका नाम दिया है एथेन। नाम क्या दिया है हमारा, इसका नाम एथेन। तो ये होता है एपॉक्सी एथेन। इसी प्रकार हमारा CH2, ये दिया है CH2, यहाँ पर CH2 और ये क्या दिया है हमारा O, ऑक्सीटेन बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है हमारा, ऑक्सीटेन कहा जाता है। ऑक्सीटेन के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे CH2, इधर CH2, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा आपका CH2 और ये कितना हो जाएगा आपका O। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोल सकते हैं, है ना, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहा जाता है। तो एक हमारी ये बनता है। तो 2 हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। एक हमारा क्या होता है, हमारा एपॉक्सी एथेन होता है और एक क्या होता है हमारा ऑक्सीटेन होता है, जो एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर और भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एरोमेटिक विषम चक्रीय जो यौगिक होता है, इसके अंतर्गत भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक हमारा दिया है इस प्रकार से, ये हो गया। इस प्रकार से अगर हम देखें, यहाँ पर O लगा दें तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसका नाम, फ्यूरेन कहा जाता है। इसी प्रकार हम और आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका ये हो गया आपका जो है S कर दें तो यहाँ पर ये थायोफिन होता है। इसका नाम क्या होता है हमारा, थायोफिन होता है भाई। ये हमारा थायोफिन हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इस प्रकार से एक होता है N और H होता है। इसका नाम होता है पिरोल बोलते हैं, है ना, पिरोल। ये हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक और एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक क्या कर सकते हैं, कुछ उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे इसको फ्यूरेन बोलते हैं, इसको थायोफिन बोलते हैं, पिरोल बोला जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारे क्या होते हैं, आपके यौगिक का हम क्या कर सकते हैं, नाम जो है बता सकते हैं। तो इतना में आपका जितना भी प्रकार है लगभग संरचना के आधार पर वो क्या होता है आपका समाप्त होता है, बता सकते हैं। यहाँ पर और भी लिखना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ लिख सकते हैं। जैसे CH2, ये CH2 ये हो गया और इधर क्या हो जाएगा आपका CH2, इधर क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा O। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका नाम होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो लिख देता हूँ मैं,
हाइड्रोफ्यूरेन कहा जाता है। ये याद रखने वाला चीज़ है भाई, इसको आप याद रखेंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको कहा जाता है। तो ये हो गया कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक का क्या हो गया आपका प्रकार। ये किसके आधार पर था? संरचना के आधार पर था। अब हमको किसके आधार पर बांटना है? क्रियात्मक समूह के आधार पर क्या करना है? कार्बनिक यौगिक का क्या करना है? आपका वर्गीकरण करना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? कार्बनिक यौगिक का, ये हमारा कार्बनिक यौगिक का किसके आधार पर? हमारा क्रियात्मक समूह के आधार पर हम क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह के आधार पर फिलहाल तो हम लोग जो है अगर देखें तो कोई भी हमारा जो क्या होता है, हमारा जो कार्बनिक यौगिक होता है, अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है, ये कार्बनिक यौगिक जो है आपका दो भागों से क्या होता है? आपका मिलकर बना होता है। ये हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर हम इसको देखेंगे। एक हमारा होता है हमारा एल्किल मूलक और एक होता है हमारा क्रियात्मक समूह। तो पहले किसके पास देखते हैं हम लोग थोड़ा सा? क्रियात्मक समूह परिभाषा हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल परिचय करते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक होता है, कोई भी जो क्या होता है हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, ये कार्बनिक यौगिक जो होता है वो दो भागों से मिलकर क्या होता है? हमारा बना होता है। कितने भागों से भाई? हमारा दो भागों से क्या होता है? आपका मिलकर बना होता है, मिलकर आपका क्या होता है? बना होता है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लो, उस कार्बनिक यौगिक के क्या होता है? दो भाग होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है? एच और ये हो गया एच। यहाँ हम देखें अगर तो ये कितना हो जाएगा आपका? एच हो गया और एच हो गया, और ये हमारा क्या होता है? ओ एच। तो इसको अगर हम क्या करते हैं? इस प्रकार से तोड़ देते हैं तो एक भाग को बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह, इस वाला भाग को क्या बोलते हैं भाई? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल मूलक कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल मूलक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से कोई भी जो हमारा क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक होता है, वो दो भागों से मिलकर क्या होता है? आपका बना होता है। पहला हमारा एल्किल मूलक और दूसरा हमारा क्या होता है? क्रियात्मक समूह। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? एल्किल मूलक को क्या करते हैं? देखते हैं। मूलक का क्या है और एल्किल मूलक क्या है? एक ही बात है। हमारा मूलक क्या होता है ना, और इसी को अंग्रेजी में रेडिकल बोलते हैं। और एक होता है हमारा एल्किल मूलक, अल्कोहल एल्किल रेडिकल क्या होता है। तो दोनों लगभग एक ही टिप है। आप इससे पहले पढ़े हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है हमारा? ये हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन के अगर एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, अगर उसमें का एक हाइड्रोजन जब क्या हो जाता है? आपका हटा दिया जाता है, तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है मूलक कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारे पास मेथेन है, क्या है हमारा? मेथेन है। मूलक किसे कहते हैं? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया है? मेथेन दिया है, और इस मेथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है? कोई समूह क्या कर देता है हमारा? मान लो वह समूह क्या है हमारा? एक्स है। अगर हटा देता है और हटाने के पश्चात जो भी हमारा क्या बचता है? हमारा ये जो यौगिक बच जाता है, यही आपका क्या कहलाता है? मूलक के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन में से अगर क्या कर दिया जाए? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, तो इस तरीक़ा से प्राप्त जो भी यौगिक होता है वो क्या कहलाता है? आपका मूलक कहलाता है। मूलक के नाम से ही जाना जाता है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल मूलक कहते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन होता है ना, तो लिख सकते हैं, है ना, एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन को या एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि किसी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त, है ना, होने वाले समूह को या प्राप्त होने वाले समूह को एल्किल मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग?
एल्किल मूलक कहते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, एल्किल मूलक क्या होता है? तो हमारे पास कोई क्या है, एल्केन है, और एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि कोई समूह क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो प्राप्त जो भाग होता है, इसको लिख सकते हैं। प्राप्त जो क्या होता है, हमारा जो भाग होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मूलक और एल्किल मूलक एक ही टाइप का है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मेथेन था, पहले क्या था हमारा, मेथेन था। अब इस मेथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को अगर कोई समूह, मान लो यहाँ पर OH ले लेते हैं, अगर ये क्या कर देता है, हटा देता है, तो इस तरीक़ा से प्राप्त हमारा जो भी भाग होता है, यही आपका क्या कहलाता है, आपका ये वाला जो भाग होता है, यही आपका क्या कहलाता है, आपका एल्किल मूलक कहलाता है, एल्किल मूलक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एल्किल मूलक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा भाई एल्किल मूलक। तो जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर क्या कर देता है, कोई समूह रिप्लेस कर देता है, तो वहाँ से प्राप्त होने वाला जो भी भाग होता है, वो भाग आपका एल्किल मूलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या था हमारे, इसका नाम मेथेन है, पहले आप पढ़ चुके हो। तो मेथेन था, एक हाइड्रोजन को एक OH क्या कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, CH3। तो ये जो CH3 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल मूलक कहते हैं, एल्किल मूलक कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप एल्किल मूलक कर सकते हैं। आप दूसरा भी ले सकते हैं भाई, जैसे अगर हम यहाँ पर एथेन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एथेन ले लिया, ये हो गया हमारा HHH और ये हो गया H। यहाँ पर अगर हम एथेन ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन को अगर हम OH के द्वारा क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा CH3, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा CH, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा OH। तो ये वाला जो भाग है वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल मूलक। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो सकता है, हट गया है, हमारे यहाँ से हाइड्रोजन जो है बाहर चला गया है। तो ये है हमारा एल्किल मूलक। क्वेश्चन अगर आता है कि एल्किल मूलक किसे कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि कोई समूह क्या कर देता है, हटा देता है, तो प्राप्त जो भी हमारा भाग होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं, एल्किल मूलक कहा जाता है। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एक मिथिल जो है प्राप्त होता है, तो मिथिल एक क्या है, हमारा एल्किल मूलक है। इसी प्रकार एथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो हमारा बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो एथिल क्या है, मूलक है। वैसे आप प्रोपेन को ले सकते हैं, ब्यूटेन को ले सकते हैं, ऑक्टेन को ले सकते हैं, जिसको भी लेना है आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और बहुत सारा मूलक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 था पहले, ये हमारा पहले क्या था, 3 था। तो CH3 CH2 और ये हो गया CH3। यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दें, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3 CH2 और ये CH2 हो गया, और ये OH। तो ये वाला जो भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है, आपका एल्किल मूलक कहलाता है। जहाँ पर इसको प्रोपिल बोलेंगे, अगर नाम से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोपिल बोलेंगे ना। तो ये हमारा जो भाग दिख रहा है ये हमारा क्या है, मूलक है, इसको प्रोपिल बोलते हैं ना। इसका नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, प्रोपिल होगा। इसका नाम बोलेंगे तो क्या होगा नाम, इसका नाम क्या होगा आपका, एथिल होगा। ये हमारा क्या होगा, एथिल, और इसका नाम क्या होगा आपका, मेथिल होगा। तो ये आपका मेथिल हो गया, एथिल हो गया, इधर प्रोपिल हो गया, आगे और भी बहुत सारा बनेगा। ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे एल्किल मूलक को प्रदर्शित करते हैं। और जितने भी एल्किल मूलक है आप चाहेंगे तो R से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया एल्किल मूलक। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, बेंजीन का अगर लेते हैं तो यहाँ पर C6H6 है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को कोई क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, C6H5, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं इसको, फेनिल। और फेनिल भी क्या होता है, हमारा एक एल्किल मूलक ही होता है। और भी आप करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, जैसे हमारा CH3 है, CH और ये 2 है, या हम लोग इसको U कर देते हैं हम लोग जो है। और भी हम लोग चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमारा दिया गया है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो उस स्थिति में अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हमारा रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH2, ये बचेगा CH डबल बॉन्ड
CH2, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, CH3 से हट गया, इसको बोलते हैं एलील। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलील। एलील भी एक हमारा क्या होता है, हमारा एल्किल मूलक होता है। तो इसको भी आपको क्या कर रखना है, याद रखना है। और भी आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर एल्कीन है, पहले आप क्या कर चुके हो, उसको पढ़ चुके हो इससे पहले वाले क्लास में। तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर आपका बचता है CH2 और डबल बॉन्ड क्या बचता है आपका CH। इसको वाइनिल मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, वाइनिल, है ना। रेडिकल बोल सकते हैं, मूलक मतलब रेडिकल। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। तो ये सब हमारे क्या है, हमारे मूलक हैं। तो ये आपका हो गया मेथेन को, अगर मेथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ये हमारा मेथिल बनता है, जो कि एक मूलक है। एथेन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो एथिल बनता है, जो कि एक मूलक है। प्रोपेन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो वहाँ से प्रोपिल बनता है, वो भी मूलक है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो यहाँ फेनिल बनता है, ये भी मूलक है। यहाँ पर प्रोपीन है, क्योंकि आप डबल बांड होता है उसको जानते हो, क्या नाम से जाना जाता है, डबल बांड किसको कहते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लगेगा, ये क्या लगेगा भाई, हमारा इन लगेगा, इन हो गया। और 3 कार्बन है तो क्या हो गया, तो प्रोपीन हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस चला गया, किससे, इस वाला कार्बन से। तो यहाँ जो बचा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। यहाँ पर पहले क्या था, इन 2 कार्बन तो क्या हो गया, एथ, है ना, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH बचा, इसको बोलते हैं वाइनिल। ये भी हमारा एक क्या है, मूलक है। तो इस तरीक़ा से आप मूलक को या एल्किल मूलक को आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझाया जा सकता है। परिभाषा भी आता है तो लिख सकते हैं भाई, यदि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते हैं हम लोग, जो है उसके जगह से हटा देते हैं, किसी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो प्राप्त होने वाला जो भी भाग होता है वही आपका मूलक कहलाता है, एल्किल मूलक कहलाता है। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन मेथिल, एथेन में से एक हाइड्रोजन एथिल, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इधर आप चाहेंगे तो अलग करके क्या कर सकते हैं, मूलक को लिख सकते हैं। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, एल्किल मूलक होते हैं। कौन सा मूलक, एल्किल मूलक। जैसे CH3, ये हमारा क्या होगा, एल्किल मूलक होगा हमारा। ये C2H5, ये हमारा क्या होगा, हमारा मूलक होगा। तो बहुत सारे आपके बुक में मूलक दिया गया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। CH3 हो गया, ये हमारा C2H5 हो गया, ये C3 क्या हो गया, H7 हो गया, C4H9 हो गया, C5H11 हो गया, C6H13 हो गया। तो ये हमारे क्या हैं, सब जो है मूलक हैं। कौन मूलक है, हमारा एल्किल मूलक है भाई। तो इस तरीक़ा से आप बता, 6 6 13, 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये हमारे सब क्या हैं, मूलक हैं। और कुछ मूलक वहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, जैसे वाइनिल, फेनिल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। और सारणी जो है 12.1 में कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह दिया गया है, तो हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो है क्रियात्मक समूह को क्या करते हैं, देखते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके पास चलते हैं भाई, क्रियात्मक समूह। तो ये एल्किल मूलक हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में बात करते हैं, क्या होता है उसको हम लोग को क्या करते हैं, अभी पहले देख लेते हैं। चलिए यहीं पर आपको मैं बता देता हूँ कौन सा हमारा क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक हमको क्या देखना है, समूह देखना है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा। तो इसको हमको क्या करना है, अभी जानना है। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है भाई, तो क्रियात्मक समूह है ना, वह हमारा एक बोल सकते हैं समूह होता है, या क्रियात्मक समूह वह एक भाग होता है, या परमाणु अणु या आयन होता है बोल सकते हैं, जो किसी यौगिक के, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो क्रियात्मक समूह वह परमाणु या अणु होता है, या परमाणु या समूह जो है समूह होता है, जो किसी यौगिक के रासायनिक क्रिया को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो लिख सकते हैं हमारा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह वह समूह होता है, समूह होता है जो किसी यौगिक में विशिष्ट पहचान दर्शाता है,
जो किसी यौगिक में अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है। किसी यौगिक में अपनी विशिष्ट पहचान है ना दर्शाता है और उस यौगिक के रासायनिक क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। रासायनिक क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। दायी होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह को बता सकते हैं कि क्रियात्मक समूह वह समूह होता है या भाग होता है जो किसी यौगिक में अपना विशिष्ट पहचान दर्शाता है और वह उस यौगिक की क्रियाशीलता के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आपका क्रियात्मक समूह कहलाता है या क्रियात्मक समूह के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आपके बुक में बहुत सारा क्रियात्मक समूह दिया गया है भाई हमारा, उसको आप चाहेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग क्या करेंगे, इस सब का पढ़ाई करेंगे। तो कुछ क्रियात्मक समूह मैं यहाँ से बता देता हूँ कौन कौन से हमारे क्या हैं क्रियात्मक समूह हैं। जैसे OH क्रियात्मक समूह है हमारा, ROR ईथर बोलते हैं क्रियात्मक समूह है, RCO कीटोन बोलते हैं क्रियात्मक समूह हैं, RCOOR एस्टर है, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, RCHO एल्डिहाइड है। तो ये बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। फिलहाल तो अभी क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ऐसे करके लगभग 17-18 आपके क्या हैं क्रियात्मक समूह हैं जो किसी यौगिक में होने पर अपना विशिष्ट क्या करते हैं, पहचान दर्शाते हैं और वही उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्रियात्मक समूह को भी बता सकते हैं और एल्किल मूलक को भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो दोनों आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो क्रियात्मक समूह वह होता है जो किसी यौगिक में अपना विशिष्ट पहचान को क्या करता है, दर्शाता है और वही उस यौगिक के क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे जिसमें OH है तो उसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, जिसमें ऐसा हो तो ईथर बोलते हैं, जिसमें C हो तो कीटोन बोलते हैं। तो इनके वजह से देखो उस यौगिक का हमको पहचान हो रहा है और वही उस यौगिक के क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरीक़ा से हमने दो चीज़ पढ़ लिया, एक एल्किल मूलक देखा है ना, और एक हमने क्या देखा, क्रियात्मक समूह देख लिया। तो ये दोनों आपको क्या करना है भाई, याद में रखना है। आपके बुक में जो है कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह क्या किया गया है, दिया गया है, जिनमें से मैंने कुछ चीज़ को क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, आपको देखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह को बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो बुक को और आप क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं। ये एक अरेंज के हिसाब नहीं है ना, बाकी इसमें बाद में अरेंज करेंगे। तो ये हमारा OR ईथर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर CO कीटोन कहा जाता है, साइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड कहा जाता है, CONH2 बोलते हैं, माइट कहा जाता है, COX बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह आपके बुक में दिया गया है। तो ये हमारा क्या होता है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये जैसा हमारा कुछ दिया गया है क्रियात्मक समूह को दिखते हैं भाई। ये आपका जैसे एकल बंध में ये भी क्रियात्मक समूह है, डबल बांड वाला भी, ट्रिपल बांड वाला भी देखो OH हो गया, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, OR को क्या बोलते हैं, ईथर, CHO को एल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कीटोनिक, ये हमारा CO होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये सब उनके यौगिक दिया है, हम आगे क्या करने वाले हैं, सबको पढ़ने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एस्टर होता है, बता दिया।
ये अम्ल एनहाइड्राइड होता है, पढ़ेंगे हम लोग। थायो अल्कोहल होता है, पढ़ेंगे। SH को थायो अल्कोहल बोलते हैं। एक थायो ईथर होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे ईथर क्या होता है, OR है ना, इसको S लग जाता है तो थायो ईथर हो जाता है। हैलाइड होता है, हैलोजन वाले को बोलते हैं। एमीन समूह NH2, एमाइड CONH2, नाइट्रो NO2, साइनाइड CN और आइसोसाइनाइड NC। ये सब हमारे क्या हैं, क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, तो ये हम आगे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। फिलहाल आपको ये समझाना था कि आपका जो है क्रियात्मक समूह क्या होता है और एल्किल मूलक क्या होता है। तो हमने वो सब चीज़ क्या कर लिया, पढ़ लिया। चलिए अब हम आगे का जो टॉपिक है वो उसके पास चलते हैं। वो है हमारा सजाती श्रेणी। कौन सा श्रेणी है भाई, सजाती श्रेणी है। और ये जो सजाती श्रेणी है इसकी बात करें, सजाती श्रेणी क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक की, है ना, या कार्बनिक यौगिक का, है ना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके, है ना, या कार्बनिक यौगिक का वह समूह, कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में एक प्रकार का क्या होता है, हमारा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, वही आपका क्या कहलाता है, जो है आपका सजाती श्रेणी कहलाता है। मैं परिभाषा लिखता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। तो कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है क्या होता है, हमारा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है भाई, हमारा उपस्थित होता है। सजाती श्रेणी कहलाते हैं, सजाती श्रेणी कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, सजाती श्रेणी को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि सजाती श्रेणी क्या होता है। तो आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह होता है। मतलब कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, बाकी सारे कार्बनिक यौगिक में अगर एक समान क्या होते हैं, हमारे क्रियात्मक समूह उपस्थित रहते हैं, वही आपके क्या होते हैं, सजाती श्रेणी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा दिया है CH3OH हो गया, है ना, CH3OH, जिसको हम लोग मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और उसको बोलते हैं अल्कोहल। तो ये हो गया CH3OH मेथिल एल्कोहल। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ाते जाएं तो ये CH3 हो गया, CH2OH एथिल एल्कोहल। फिर आगे हम बढ़ाएंगे CH3 CH2 CH2OH प्रोपिल एल्कोहल, और बढ़ाएंगे हम लोग तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। और बढ़ाएंगे अगर तो CH3 CH2 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 CH2OH, इसको बोलते हैं प्रोपिल एल्कोहल। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, समूह होता है, जिसके प्रत्येक सदस्य में क्या है, हमारा एक समान क्या है, क्रियात्मक समूह है। OH क्या होता है, क्रियात्मक समूह। तो कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में क्या हो, एक समान क्रियात्मक समूह हो। तो ये हमारा जो श्रेणी बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, सजाती श्रेणी। जैसे इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है हमारा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल होता है। इसका नाम क्या होता है भाई, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल होता है। मैं नीचे लिख दिया हूँ, नजर है ना, नीचे नाम लिखना चाहिए, लेकिन बगल लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा है, आपका जगह नहीं है। तो ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, सजाती श्रेणी के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सजाती श्रेणी क्या होता है हमारा। तो सजाती श्रेणी ऐसे कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, हमारा समूह होता है, जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्या होता है,
आपका क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो वही आपका क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, सब में देखो एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, हमारा सजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर OH के जरा आप और भी अन्य क्रियात्मक समूह क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सजातीय श्रेणी क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, सजातीय श्रेणी के कुछ लक्षण देखेंगे। यहाँ पर आपके बुक में कुछ लक्षण दिया गया है तो उसको हमको क्या करना है, देखना है सजातीय श्रेणी के लक्षण क्या क्या हैं। तो इस तरीके से आपका लक्षण दिया गया है। जैसे पहले हमारा क्या दिया है, पहला नंबर में दिया है लक्षण में, वो है हमारा समान रासायनिक गुण। तो सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे सदस्य होते हैं, सभी के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो लिख सकते हैं आप यहाँ से कि सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सजातीय श्रेणी है और इस सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे सदस्य होते हैं, सभी सदस्य के रासायनिक गुण क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। समान होंगे ही भाई, क्यों समान नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देखें तो CH3OH, इसका नाम क्या होता है हमारा, मेथिल एल्कोहल। अगर मैं दूसरा की बात करूं तो CH3CH2OH, इसका नाम क्या होता है हमारा, एथिल अल्कोहल कहते हैं। और अगर मैं आगे और लिख दूं तो यहाँ पर जैसे CH3 कर दूं तो CH3, CH2 और OH, नाम क्या होता है इसका नाम, प्रोपिल अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं सभी में क्या है हमारा, OH है। तो भाई OH वाला है मतलब ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। तो सभी अल्कोहल एक ही टाइप के क्या देगा, आपका रासायनिक क्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब जिसमें एक प्रकार के क्रियात्मक समूह रहेगा ना, वो एक ही टाइप की क्रिया देगा। ठीक है, तो ये पहला इसका लक्षण है कि जितने भी सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, सबके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ऐसा लिखना है। आगे दूसरा नंबर का हमारा है, वो है सामान्य सूत्र। तो यहाँ पर सभी सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र से दर्शाते हैं। सभी सजातीय श्रेणी के, है ना, या सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक समान सूत्र से दर्शा सकते हैं। तो सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं ना, उसको, है ना, एक सामान्य सूत्र से दर्शा सकते हैं। किससे, एक सामान्य सूत्र से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। एक सामान्य सूत्र से दर्शा सकते हैं। और सूत्र क्या होता है हमारा, CnH2n+1। और ये अगर हम OH ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, OH। तो देखो जितने भी हमारे क्या होते हैं सजातीय श्रेणी है, उसको हम एक सामान्य सूत्र से दर्शा सकते हैं। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है हमारा, ये सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और ये हमारा क्या होता है, OH होता है। तो आप इस में क्या करना है, आपको जितना भी है सबके लिए सूत्र यही होता है और OH तो जोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो मान लो हम लोग इस कार्बन की जगह कितना रखते हैं, 1। तो एक कार्बन को रखने की ज़रूरत नहीं, 1 हो गया, फिर 2 और ये 1 रखेंगे और +1 और ये क्या हो जाएगा, OH। तो क्या बनेगा, कार्बन का 1, 2 1 कम 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और ये क्या हो गया हमारा OH। ये हमने मेथिल एल्कोहल का निकाल लिया। अगर हम इसी को हम आगे क्या करें, 2 रख दें तो 2H2 × 2+1, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। तो इधर क्या हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं C2H5, C2 हो गया, 2 2 ने 4 और एक क्या हो गया 5 और एक क्या हो गया हमारा OH। तो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एथिल, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है मेथिल, ऊपर वाला का नाम क्या है भाई
मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। तो आप देख रहे हैं कि ये मेथिल एल्कोहल भी उसी सूत्र से बना, एथिल एल्कोहल भी उसी सूत्र से बना। तो बाकी भी आप जो है अन्य एल्कोहल को भी आप इसी सूत्र से ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि सजातीय श्रेणी के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं उनको एक ही सामान्य सूत्र से क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है दर्शा सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दे देना। ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, CH2 का अंतर, CH2 का अंतर। सजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उसमें जो समीपवर्ती जो क्या होते हैं हमारे जो सजातीय श्रेणी होते हैं उनमें CH2 का क्या होता है, हमारा अंतर होता है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ। तो सजातीय श्रेणी में, सजातीय श्रेणी में है ना, सजातीय श्रेणी में, सजातीय श्रेणी में, श्रेणी में है ना, श्रेणी में प्रत्येक समूह सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक सदस्यों में या सदस्य में लिख सकते हैं, प्रत्येक सदस्य आगे और पीछे के सदस्यों से CH2 से अंतर होते हैं, CH2 से क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य अपने आगे और अपने पीछे वाले सदस्यों से, ऐसे लिख सकते हैं, सदस्य अपने आगे वाले और पीछे वाले सदस्य से, आगे वाले और पीछे वाले सदस्य से, है ना, CH2 है ना, सदस्यों से CH2 का अंतर होता है, क्या बोल रहे हैं आपका, कि सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो भी सदस्य होते हैं उसमें जो हमारे यौगिक होते हैं वो अपने आगे वाले यौगिक से और अपने पीछे वाले यौगिक से कितने के अंतर होते हैं भाई, प्रत्येक सदस्य केवल जो है CH2 का क्या रखते हैं, अंतर रखते हैं। कितना का अंतर रखते हैं, ये CH2 का क्या रखते हैं, अंतर रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो CH3 और ये कितना हो गया हमारा OH, अगर हम आगे लिखें तो CH3 CH2 OH, तो ये देखो इसका आगे वाला से कितना का अंतर है, इस दोनों में CH2 का। और भी मैं लिख दूँ CH3 CH2 CH2 और OH। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो सदस्य है ये हमारा पहला मेथिल एल्कोहल है, तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में कितना का अंतर है, CH2 का अंतर है। इधर तीसरा देखेंगे तो एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल में कितना का अंतर है, CH2 का अंतर होता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो सजातीय श्रेणी होता है उनके जो भी सदस्य होते हैं उसमें आगे वाले से और पीछे वाले से केवल कितना होता है, हमारा CH2 के अंतर क्या करते हैं, उनमें अंतर होता है या अंतर रखते हैं। ये भी हमारा किसका गुण होता है, हमारा किसका लक्षण होता है, सजातीय श्रेणी का क्या होता है, लक्षण होता है। 3 हो गया। चौथा नंबर होता है भौतिक गुणों में क्रमिकता। यहाँ पर क्या होता है, हमारा सजातीय श्रेणी का जो भौतिक गुण है जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, इनमें क्या होते जाता है आपका क्रमिकता, मतलब क्रम से क्या होते जाता है आपका परिवर्तन होते जाता है, जिसमें शुरू वाला जो हमारा क्या होता है, हमारा जो सदस्य होता है इनका थोड़ा सा गुण क्या होता है, सबसे अलग होता है, और बाकी जो अन्य सदस्य होता है वैसे वैसे गुणों में क्या होते जाता है, आपका परिवर्तन होते जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग जो है सजातीय श्रेणी के सदस्य के भौतिक गुण जैसे गलनांक और क्वथनांक में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो सजातीय श्रेणी के है ना सदस्यों के भौतिक गुण जैसे आपका दिया है गलनांक, क्वथनांक
में क्रमिक क्या होता है हमारा, परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्रमिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि सजातीय श्रेणी के जो क्या होते हैं हमारे जो भौतिक गुण होता है उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब क्रमशः क्या होते जाता है, उनमें परिवर्तन होते जाता है। इसमें प्रारंभिक सदस्य है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं CH3OH का गुण है ना, अन्य सदस्यों से भिन्न होता है, अन्य सदस्यों से क्या होता है हमारा, भिन्न होता है, सदस्यों से भिन्न होता है। ठीक है। और जैसे जैसे क्या होते जाता है आपका, अगर हम बात करें गुणों में क्या होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है ना, मतलब उनका जो है क्वथनांक है ये सब क्या होते जाता है आपका क्रमशः फिर कम होते जाता है। तो ये हमारा कितना गुण हो गया, 4 हमारे अंतर क्या बोलते हैं लक्षण के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। निर्माण की विधि 5वां नंबर, निर्माण की विधि तो सभी सजातीय श्रेणी को एक सामान्य विधि से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो सभी सजातीय श्रेणी के या सभी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को लिख सकते हैं यहाँ पर, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि सजातीय श्रेणी की जो भी हमारे क्या होते हैं सदस्य होते हैं उसको सामान्य सूत्र से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है। और सक्रियता अगर हम बात करें तो सजातीय श्रेणी की सक्रियता जो है क्रमशः हम क्या करते जाते हैं, अगले कार्बन की ओर बढ़ते जाते हैं, सक्रियता आपका क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो सजातीय श्रेणी में सजातीय श्रेणी में सक्रियता है ना, कार्बन की संख्या बढ़ने से, कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ क्या होता है हमारा, कमी होता है, बढ़ने के साथ कम होता है। तो ये हमारा लगभग 4-5 हमारे क्या हैं, लक्षण हैं जो आप क्या कर सकते हैं, किसके अंतर्गत लिख सकते हैं आप, जो है आप लिख सकते हैं जो है सजातीय श्रेणी के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आता है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी के क्या लिखिए, लक्षण लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सजातीय श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें कार्बनिक यौगिक के प्रत्येक सदस्य में क्या होता है आपका एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर लक्षण लिख देना, उतना में आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का क्या देखेंगे, नामकरण है ना, देखना है। वैसे नामकरण के यहाँ पर आपका 2 विधि पढ़ते हैं हम लोग। कार्बनिक यौगिक में नामकरण की कितना विधियाँ पढ़ते हैं, 2। एक होता है हमारा साधारण नाम जिसको बोलते हैं, सिंपल नेम बोल सकते हैं। तो पहला साधारण नाम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण पद्धति भी कहते हैं, ऋण, ये जैसे लिखा है ऋण पद्धति कहा जाता है ना। एक होता है पद्धति, तो ये हमको देखने हैं है ना, साधारण नाम। और एक दूसरा होता है हमारा IUPAC नेम, IUPAC नेम, इसका होता है इंटरनेशनल, U का यूनियन, P का प्योर है ना, ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ए फॉर होता है अप्लाइड और C फॉर होता है केमिस्ट्री। तो ये हम आगे और देखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है IUPAC नेम। तो नामकरण के मुख्यतः 2 विधि हैं और ये है हमारा दिया है, A नंबर आपका दिया है ऋण पद्धति या प्रचलित पद्धति, ट्राइबल सिस्टम ऑफ कॉमन नेम सिस्टम, और एक होता है हमारा IUPAC पद्धति।
जिसमें हमारा आई का मतलब क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल, नेशनल। हम क्या देखते हैं, आई का क्या होता है मतलब इंटरनेशनल, तो इंटर हो गया और नेशनल, इंटरनेशनल हो गया। यू का क्या होता है भाई, हमारा यू का होता है आपका यूनियन, यूनियन। उसके बाद लगता है हमारा ऑफ, फिर हमारा प्योर, पी का मतलब क्या होता है हमारा प्योर, पी का मतलब होता है प्योर। फिर लगता है हमारा एंड, है ना। और उसके बाद अगर हम ए को देखेंगे, ए का मतलब होता है आपका क्या, एप्लाइड, एप्लाइड, एप्लाइड। और सी फॉर होता है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म भी क्या कर दिया जाता है, आपसे पूछ दिया जाता है। तो आई का क्या बोलेंगे आप, इंटरनेशनल। यू का क्या बोलेंगे आप, यूनियन, है ना। उसके बाद लगाएंगे ऑफ, ये जोड़ने का काम करता है ना, कंजक्शन है बोल सकते हैं। पी फॉर क्या होता है, प्योर, ये देखो पी फॉर क्या होता है हमारा प्योर। फिर एंड, फिर हमारा जोड़ने वाला हो गया। ए फॉर क्या होता है हमारा एप्लाइड, और सी फॉर होता है हमारा केमिस्ट्री। तो ये हमारा होता है हमारा दूसरा पद्धति, है ना। और ये जो पद्धति है पूरे विश्व में क्या होता है, प्रचलित होता है ना। और सभी जगह इस नाम से सब लोग क्या होते हैं, परिचित होते हैं। बट हम ऋण पद्धति की बात करें तो ऋण पद्धति मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है। ये किसके आधार पर हो सकता है भाई, उत्पत्ति के आधार पर हो सकता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर हो सकता है, ये उत्पत्ति के आधार पर हो सकता है ना। स्रोत के आधार के, उसके बाद जो है उसका नेचर बोल सकते हैं, प्रकृति के आधार पर हो सकता है। किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो ये दो आधार पर हो सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, या तो हम क्या बोल सकते हैं उनके नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ये हमारा साधारण नामकरण क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसमें जो साधारण नाम होता है वो उत्पत्ति के आधार पर, या तो क्या होता है प्रकृति के आधार पर। जैसे कुछ नाम यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो एक हमारा होता है मेथिल एल्कोहल, है ना, मेथिल एल्कोहल। ये जो मेथिल एल्कोहल होता है, साधारण नाम इसका हम लोग मेथिल एल्कोहल बोल सकते हैं, बट इसको एक और नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं इसको, वुड स्प्रिट कहा जाता है, वुड स्प्रिट कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि वुड स्प्रिट किसे कहते हैं, तो वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल को कहते हैं, क्योंकि ये लकड़ी से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमारा, ये लकड़ी से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि वुड स्प्रिट किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वुड स्प्रिट क्या होता है। तो वुड स्प्रिट का मतलब होता है आपका जो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, हमको जो है लकड़ी से प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमारा एक और याद रखना है, वो सेकेंड नंबर, और वो होता है हमारा CH4। क्या होता है हमारा CH4। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, जो है मेथेन कहा जाता है। और ये जो मेथेन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो मेथेन जो है, अगर हम देखें तो मेथेन को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मार्स गैस कहा जाता है। और ये जो मार्स गैस होता है, मार्स गैस जो है, मार्स किसको बोलते हैं, दलदली भूमि में से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, हमारा दलदली जो भूमि होता है वहाँ से ये निकलता है। इस कारण से मेथेन जो होता है, उस मेथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हो रहा है, दलदली भूमि से निकल रहा है, तो मार्स गैस लकड़ी से प्राप्त हो रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग जो है कास्ट स्पीड या वुड स्पीड कहते हैं। उसी प्रकार एक होता है COOH, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है हमारा, फार्मिक एसिड। ये हमारा फार्मिका नाम के चींटी से प्राप्त होता है। फार्मिका जो चींटी होता है, क्योंकि लैटिन जो भाषा होता है उसमें लाल चींटी को क्या बोलते हैं, फार्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको, फार्मिका कहा जाता है। तो ये होता है हमारा फार्मिका। तो जो फार्मिका होता है, तो लैटिन भाषा में, किसमें हमारा लैटिन जो भाषा होता है, इस लैटिन भाषा में
जो रेड चींटी होता है, कौन सा चींटी, रेड चींटी होता है, उसको फार्मिका बोलते हैं और वो अम्ल उनसे मिलता है, इसलिए उसको हम लोग जो है फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो जो हमारा साधारण नाम होता है या रूढ़ पद्धति होता है वो किसके आधार पर किया जाता है भाई, वो आपका किया जाता है किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या तो स्रोत के आधार पर इसको क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और दूसरा आयुपेशी नाम है। आयुपेशी नाम जो होता है ना पूरे वो क्या होता है, वर्ड में इस नाम को जाना जाता है, क्योंकि साधारण नाम में क्या हो सकता है, आपको तरह तरह की समस्या हो सकता है। साधारण नाम जो है आपके एक प्रांत में, एक सिंपल आपके जो है क्या होता है एक स्टेट में या एक कंट्री में ही क्या होता है हमारा लागू हो सकता है, इसलिए इस नाम में बहुत सारी त्रुटियां रहता है। इसीलिए उस त्रुटि को बचने के लिए कौन सा नामकरण की पद्धति दिया गया है, हमारा आयुपेशी नामकरण की पद्धति को क्या किया गया है, दिया गया है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को आप बता सकते हैं। तो ये तो आपको इतना पता होना चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, और पूरा पाम हो गया। ये हो गया कुछ सामान्य परिचय। चलिए थोड़ा सा प्रचलित नाम या रूढ़ पद्धति का नाम जो हम अभी जस्ट पढ़े हैं उसको यहाँ पर क्या किया गया है, फिर से बताया जा रहा है। जैसे प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक के नामकरण में कोई समस्या नहीं थी, इनकी संख्या तब थी कम थी, इसके नाम किसी विशेष गुण या इसके प्राप्ति की स्थान आदि के आधार पर रखे गए थे। तो शुरू में ना आपको बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक का जो संख्या था वो कम था, इसलिए हम लोग जो है कम होने की वजह से सबका जो नाम है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसका नेचर क्या है, इसके आधार पर हम क्या कर लिए थे, रख लिए थे, और उसके उत्पत्ति के आधार पर ही हम क्या करते थे, उस समय कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते थे। जैसे मेथेन को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मार्स गैस कहते थे। क्या कहते थे, मार्स गैस, क्योंकि ये जो गैस है वो कहाँ से मिलता था, हमारा दलदल, और दलदल को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्स कहते हैं। तो मार्स से निकलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, मार्स गैस पड़ा था। ठीक है, इसी प्रकार फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल मैं जस्ट बताया, इसको फार्मिका नाम का जो चींटी था, जो रेड चींटी होता है, उनसे प्राप्त किया गया था, अतः जो है उसको क्या बोला गया था, फार्मिक अम्ल बोला गया था। ठीक है, ये साधारण नाम है। उसी प्रकार मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्प्रिट कहते हैं, वुड स्प्रिट कहा जाता है, क्योंकि यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। तो इन सभी नामों में कोई ऐसा कोई विशेष आधार नहीं है जिनको हम क्या कर सकें, पूरे वर्ड में हम लोग क्या कर सकें, जान सके। ये हमारा सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर था, इसी को हम सामान्य नाम या क्या बोलते हैं, रूढ़ पद्धति कहते हैं। और कुछ लोकप्रिय कार्बनिक यौगिक का सामान्य नाम सारणी में आपको दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो जो सामान्य नामकरण होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है, नेचर के आधार पर होता है, जो कि हर जगह मान्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बोलेंगे तो कई हमारे क्या होते हैं, हमारे जो है चीज़ को हम लोग अलग नाम से जानते हैं, उसी चीज़ को अगर हम बाहर जाके बोलेंगे तो उस नाम को नहीं जान पाएंगे भाई। इसलिए आपको एक ठोस नाम होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आयुपेशी पद्धति का क्या किया गया, आपका जो है उसके बारे में सोचा गया और उस नामकरण के क्या किया गया, उत्पत्ति किया गया। तो ये हो गया हमारा साधारण नाम, जो कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर होता है। दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, आयुपेशी। अभी जस्ट मैं बताया था, आयुपेशी सिस्टम बोलते हैं, है ना। किसी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित, है ना, सर्वप्रथम जो है प्रयास सन 1892 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ कांग्रेस, है ना, एक हमारा एसोसिएशन बुलाया गया, उनमें किया गया। अब देखो तरह तरह के से समस्या आने लगा भाई, साधारण नाम में कई प्रकार के समस्या आने लगा, क्योंकि साधारण नाम हर जगह मान्य नहीं था, हर जगह उसको नहीं जानते थे, इसलिए बहुत सारा समस्या आने लगा। और इस वजह से जो है एक ऐसा नाम जो सब जगह चले, इसके बारे में सोचा गया। और इसके लिए फिर 1892 था, उस 1892 में जेनेवा जो हमारा जगह है वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय, है ना, इंटरनेशनल रसायनज्ञ, है ना, एक बोल सकते हैं हम लोग जो है कांग्रेस ऑफ केमिस्ट का एक बैठक बुलाया गया बोल सकते हैं। और नाम देने के लिए, है ना, जो नाम सफल रहा, इसमें घोषित प्रणाली को जेनेवल प्रणाली के नाम से आपका वहाँ पर दिया गया है। मतलब प्रारंभ में जो भी एक नाम सोचा गया, जिस नाम को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पूरे जो है वर्ड में उस यौगिक का नाम को जान सकते हैं, ऐसा एक वहाँ पर क्या किया गया, एक निर्णय लिया गया। और उस निर्णय के आधार पर जो भी नाम सोचा गया उसको उस जगह के नाम से क्या बोला गया, जेनेवा प्रणाली गया, है ना, प्रणाली दिया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये मीटिंग हुआ आपका, और वहाँ पर ही
कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा नाम जो उत्पत्ति के आधार पर न हो, स्रोत के आधार पर न हो, एक ऐसा नामकरण किया गया जो हर तरफ क्या हो, मान्य हो, तो उनको जेनेवा प्रणाली कहा गया। इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिक के नामकरण संगत पैराफिन के नाम से व्युत्पत्ति कर प्राप्त करते हैं। जैसे एल्केन होता है, एल्केन में ई को हटा करके हम लोग एक नया अनुलग्न है ना क्या लगा देते हैं, हम लोग एन लगा सकते हैं, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार एल्कोहल के लिए हम लोग अनुलग क्या लगाते हैं, ओल, ऑल लगाते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, और अम्ल के लिए एसिड वही अम्ल लगाते हैं। ये इस प्रकार से एक निर्णय जेनेवा प्रणाली में लिया गया कि एल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए वन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड, ऐसा। और एल्केन के लिए हम लोग जो है सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। ऐसा एक क्या किया गया, निर्णय लिया गया। ठीक है, ये खाली आपको जानना है। जेनेवा प्रणाली में क्या क्या रह गया था, कुछ कमियां, ठीक था बट कुछ कमी रह गया था। इस प्रणाली की सहायता से फिर अधिक शाखा युक्त पैराफिन या अधिक समूह वाले पैराफिन का नामकरण नहीं किया जा सका। जो जेनेवा प्रणाली में जो नामकरण किया गया था, उस नामकरण से केवल छोटे छोटे हमारे हाइड्रोकार्बन थे उनका ही नामकरण किया जा सकता था, बड़े वाला का नामकरण नहीं किया जा सकता था। इस वजह से थोड़ा सा उसमें सुधार की ज़रूरत था, जिसे सन 1930 में अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों के इनमें कुछ सुधार किया गया। फिर से बैठक बुलाया गया सभी रसायनज्ञों का, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संघ फिर से बुलाया गया, और जो भी जेनेवा प्रणाली में जो त्रुटि था, जो कमी था, उस कमी को क्या किया गया, सुधारा गया। और फिर उसको एक दूसरा नाम IUC, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का यूनियन ऑफ केमिस्ट के नाम से क्या किया, प्रतिपादित किया गया। पहले जो है उसको जेनेवा प्रणाली बोला गया था, बट उसमें कुछ त्रुटि रख गया था उस नामकरण में, तो नामकरण की त्रुटि को सुधार करके पुनः उनको एक दूसरे रूप नाम से, है ना, या दूसरे रूप में क्या किया, उसको प्रतिपादित किया, IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। सन 1957 में अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ ने उक्त प्रणाली में और भी सुधार किए। अब उसमें भी कुछ कमी रह गया होगा, तो फिर से आपका जो है 1957 में पुनः बैठक बुलाया गया, और उस बैठक में पुनः जो IUC में क्या किया गया, पुनः सुधार किया गया, और फिर जो है फिर से एक नई प्रणाली विकसित किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC बोला गया, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल। आई का होता है इंटरनेशनल, यू का होता है यूनियन, फिर ऑफ हो जाता है, पी फॉर होता है प्योर, एंड हो जाता है, और ए फॉर होता है अप्लाइड, और सी फॉर होता है केमिस्ट्री। ये लास्ट में क्या दिया गया, नाम दिया गया। और ये ऐसा नामकरण की पद्धति होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, और इसको हम लोग पूरे वर्ड में हम इसी नाम से क्या करते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नाम को हम क्या करते हैं, जानते हैं या समझते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं, दिया जा सकता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, और ये वही क्वेश्चन है आपका कि आपका क्या बोल सकते हैं, किस प्रकार से क्या किया जाता है, आपका नामकरण किया जाता है, या किस प्रकार से किया गया है। क्वेश्चन करेगा तो क्या, IUPAC का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पर दिया है कार्बनिक यौगिकों के, है ना, नाम पद्धति। तो इसी तो को देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में लाखों कार्बनिक यौगिक हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, और उनको स्पष्ट पहचान करने के लिए यौगिकों का नामकरण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और उसके लिए जिस प्रणाली को विकसित किया गया है वो क्या कहलाता है, IUPAC नाम पद्धति कहलाता है। और इस पद्धति के अनुसार जो है, जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक है उनका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है या नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ पर IUPAC पद्धति से पूर्व कार्बनिक यौगिक का नामकरण उसके स्रोत के आधार पर किया जाता था, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल का नाम सिट्रम फलों में पाए जाने वाला के कारण दिया गया था, लाल चींटी में पाए जाने की वजह से फार्मिक अम्ल दिया गया था, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीक़ा से परिचय क्या होता है, आपका समाप्त होता है। और भी दिया है, और वर्तमान में कुछ यौगिक का सामान्य नाम दिए जा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त कार्बन एक नवीन रूप था हमारा, गुच्छे क्लस्टर जिसको बोलते हैं, है ना, बकमिंस्टर फुलेरिन हम पढ़ चुके हैं, है ना। हम कार्बन के प्रूफ पढ़ रहे थे, तो इससे मिलता जुलता था, तो इसको अल्पातरंगी गुबंदों से मिलती जुलती थी। अमेरिकी वस्तु सिल्फी और बकमिंस्टर फुलेर ने इन्हें लोकप्रिय बनाया था, और इस वजह से फिर उसको जो है बकमिंस्टर फुलेरिन कहा गया था। ये सारे चीज़ हम क्या कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया परिचय।
अब हम थोड़ा सा चलते हैं किसके पास, IUPAC नामकरण पद्धति के क्या देखेंगे, नियम। ठीक है, तो यहाँ आपके बुक में बहुत सारा नियम दिया गया है। नियम को आप थोड़ा थोड़ा जो है जब हम करेंगे तो आप पकड़ते जाएंगे, क्योंकि नियम पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो IUPAC पद्धति में किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण हेतु कुछ नियम बनाए हैं। नियम को रटना नहीं है, नियम में हम क्या समझा रहे हैं उसको आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, ये तो खाली लिखावट के लिए है, हम क्या बताएंगे उसको आप देखेंगे। तो नामकरण की पद्धति के कुछ नियम दिया गया है। पहला नियम दिया है आपका, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको क्या करना है, चयन करना है, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, श्रृंखला में कार्बन परमाणु को आपको अंकन करना पड़ेगा। तीसरा, प्रतिस्थापियों की स्थिति का न्यूनतम योग करना पड़ेगा, ये शुरू में कुछ दिया है। फिर आपका चौथा नंबर दिया है, प्रतिस्थापियों का वर्णमाला के क्रम में लिखा जाना होगा। फिर वरी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। फिर छठवां, प्रतिस्थापियों के नाम सूचक पूर्व लग्न के रूप में लिखना पड़ेगा। फिर प्रतिस्थापियों के समान स्थितियों को क्या करना पड़ेगा, क्रमांकन करना पड़ेगा। और यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध में उपस्थित हो तो इन्हें पार्श्व अथवा प्रतिस्थापों की तुलना में वरीयता दी जाती है। उपयुक्त नियम को ध्यान में रखते हुए कार्बनिक यौगिक का हमको क्या करना है, नामकरण करना है, तो इसको देखना है। और किसी कार्बनिक यौगिक का पूर्ण IUPAC नाम निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है, जैसे प्रीफिक्स है ना, फिर मूल शब्द है, फिर प्राइमरी सफिक्स है, ये हम आपको बताते चलेंगे। तो लगभग 8 आपका रूल्स है, रूल्स को आप जो है लिख लेंगे, वो अलग चीज़ है, बट आपको समझना क्या है, ज़्यादा है, और इसी के अनुसार हमको क्या करना है, चलना है। तो चलिए हम उस नियम को पालन करते हुए हम क्या करते हैं, नामकरण को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें पहला जो नामकरण है वो नामकरण आपका दिया है एल्केनों का नामकरण हम पहले करेंगे, फिर एल्कीन का नामकरण करेंगे, फिर किसका क्या करेंगे हम लोग, एल्काइन का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले किसके पास चलते हैं हम लोग, एल्केन के नामकरण। इसमें क्या दिया है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं आप, पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। या जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है उस हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये आपके लिए नया है, तो आपको हम यहाँ से उसको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, एल्केन का नामकरण। तो एल्केन क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इस सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। मैं पहले भी पढ़ाते वक्त कल जो है, इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ कि जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो आप आँख बंद करके क्या लगा देना, एन लगा देना, और जितना कार्बन होता है उस कार्बन को आप क्या कर देना, लिख देना। जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हो गया। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो नाम क्या हो गया, इसका नाम एथेन हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना यौगिक क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना जो यौगिक होता है उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एल्केन क्या होता है, तो एल्केन वह होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, अर्थात जो एल्केन होता है उस एल्केन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध हो, सिंगल बंध हो, वही आपका क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे यौगिकों का नाम लिखते वक्त हम क्या करते हैं, एल्केन का यूज करते हैं, मतलब सफिक्स में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग जो है, कार्बन का नाम लगाते हैं। जो पहले आप कर चुके हैं कि जितने भी एल्केन होता है उसके नामकरण करने के लिए हम लोग सफिक्स में क्या यूज करते हैं भाई, एन। मैं आपको बताया था जब पढ़ाते वक्त इससे कि CN H2N+2 था। अगर इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या लगाएंगे, सफिक्स, और जितना भी कार्बन होता है उसको प्रीफिक्स के रूप में आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये पहले बोला गया था। या तो आप क्या करेंगे, जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन लेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो आप सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये पहले मैं बोल चुका हूँ। तो सफिक्स के रूप में क्या लगाएंगे, एन। और जितने भी हमारे क्या होता है, कार्बन परमाणु की जो संख्या होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। तो कार्बन की संख्या ही हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, जो आप पहले क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। जैसे कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्सा, 4 हो तो
टेट्रा 2-3 हो तो प्रोप। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अनुलग्न जोड़ करके नामकरण कर सकते हैं। और कई भी थे कि हमारा जितना कार्बन होता है, जैसे 5 कार्बन है तो पहले क्या करो, उसको जस्ट 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 में कितना जोड़ दिए 2, तो हाँ जो हमारा क्या लगाएंगे सफिक्स एन, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट। तो यहाँ पर एन क्या है हमारा सफिक्स है, एन क्या है भाई सफिक्स है, और पेन क्या है आपका प्रीफिक्स को क्या करता है प्रदर्शित करता है। हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि उस समय कि आपको जितना कार्बन लेना है उसको पहले 2 से गुणा करके हाइड्रोजन का मान निकाल दो, और फिर उसमें 2 जोड़ दो, तो आप सफिक्स क्या लगाते हैं एन लगाते हैं 2 जोड़ने के बाद ना, नहीं तो नहीं है ना। तो 2 जोड़ेंगे तब जाके आप सफिक्स एन लगाते हैं, बाकी कार्बन की जो संख्या है वो प्रीफिक्स के रूप में हम लोग पहले लिख देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, इसी को बार बार यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सारणी में आपका जो है जो भी हमारा सूत्र उत्र दिया है, हम क्या करते जाएंगे उसको पढ़ाई करते जाएंगे। एल्केनो या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराखीन में कार्बन की जो संख्या होता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो हम पहले क्या कर चुके हैं देख चुके हैं भाई, है ना। ये आप पढ़े हैं ना, ये जैसे 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑफ, 9 को नॉन, है ना नॉन बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं डेक, 11 को वन डेक, 12 को डो डेक, 13 को ट्राई डेक, 14 को टेट्रा डेक, 20 को हमारा बोलते हैं आइकोडेक, है ना, 30 को क्या बोलते हैं ट्राई एकाडेन। इस प्रकार से कार्बन की यहाँ पर संख्या और उसका नाम क्या किया गया है, दिया गया है, जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ये एल्केन का नाम है। जैसे 2 दूने 4 कर देंगे, है ना। जैसे हम लोग के थे ना, जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नोनेन, डेकेन, इस प्रकार से क्या होते जाता है, ये बढ़ते जाता है। हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आगे हम लोग फिर क्या करते हैं ना, पढ़ाई जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला जो पद्धति दिया था वो था नियम में पहला नियम जो दिया था, अलग बात है 3 से स्टार्ट है, बट ये पहला है कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का आपको क्या करना है, चयन करना है। क्या करना है भाई, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला की आपको क्या करना है, चयन करना है, ये पहला नियम है। तो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला की चयन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, कार्बनिक यौगिक में एल्केन का नाम हो, चाहे एल्कीन का नाम हो, चाहे एल्काइन का नाम हो, सब के नामकरण में यही नियम लागू होता है। तो आपको बढ़िया ध्यान से क्या करते जाना है, देखते जाना है कि किस प्रकार से हम लोग जो है बड़े यौगिक का नामकरण करते हैं, आईपीसी नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो आपको पहला इसमें रूल्स है कि सर्वाधिक लंबी आपको क्या करना है, कार्बन का जो श्रृंखला है उसका चयन करना है, और उसमें आपको ये नहीं देखना है कि टेढ़ा जा रहा है या सीधा जा रहा है या कैसा भी जा रहा है, आपको कुल मिला करके क्या करना है, लंबी श्रृंखला का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो इसमें बोला है कि सर्वप्रथम कार्बन परमाणु को सबसे लंबी श्रृंखला, समझे, मतलब जिधर से भी लंबा पड़े आप उधर काउंट करते जाना है, का चयन करना है। वो चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, उससे मतलब नहीं है, आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये दिया है आपका CH3, फिर दिया है CH2, फिर दिया है आपका CH, इधर दिया है CH2, इधर दिया है आपका CH3, और इधर आपका दिया है CH3, है ना, इधर आपका क्या दिया है, आपका CH3। ऐसा आपको क्या दिया है, आपका एक यौगिक दिया गया है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, पहला सर्वाधिक जो है लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको क्या करना है, चयन करना है, सर्वाधिक लंब। तो आपको क्या करना है, सर्वाधिक में देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इधर से लंबा हो रहा है, तो ये हो गए 1, यहाँ से 1 करते हैं, या तो यहाँ से आप करके देखो पहले, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग 1 2 3 और इधर आ रहा है तो 4, बट इधर आएंगे तो 4 और कितना हो रहा है 5। तो आपको लंबी श्रृंखला की चयन करना है, जितना लंबा हो सके उसका चयन करना है। तो आप इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 में जा रहे हैं, और इधर से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा 1 2 3 4 5 में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, कौन सा वाला को चयन करना है, ये वाला को आपको क्या करना है, चयन करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लंबी कार्बन श्रृंखला की चयन करना आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। यही आपका क्या है, पहला रूल्स है, यही आपका क्या है, पहला रूल है। अर्थात यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, CH3 था, CH2 था, इसको आपको क्या करना है, लंबी श्रृंखला का क्या करना है, आपको चयन करना आना चाहिए। रूल्स के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। आपको ध्यान से देखते रहना है। तो आप देख रहे हैं, अब इधर से भी अगर आप करते हैं तो 1 2 3, ये 3 और ये 4 होगा,
है ना, तो 4 ही जा रहा है। इधर भी जाएंगे तो 3 और कितना हो रहा है 4। तो हमको क्या करना है, लंबा श्रृंखला देखना है। अब वो छोटा पड़े बड़ा पड़े, है ना, तिरछा आड़ा कैसे भी पड़े उससे मतलब नहीं है। तो हम किधर से लेते हैं 1, ये होता है 2, ये 3 और इधर क्या हो जाएगा 4 और ये कितना हो गया 5। तो ये लंबा दिख रहा है, तो इनको ऐसे आपको पहले चयन करना है। हाँ, एक चीज़ याद रखना है कि चयन उधर से करना है जिधर से इस प्रकार का कोई समूह जो है छूट रहा है और वो नज़दीक पड़ रहा है, उधर से देखना है। मैं सबको करते जाऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, इस प्रकार से लंबा श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। और चयन उधर से करना है जिधर से इस प्रकार से, देखो ये समूह छूट गया, मेथिल समूह जुड़ गया। तो आपको याद रखना है या ध्यान रखना है कि आपका जिधर से हमारा क्या होता है कोई समूह नज़दीक पड़ता है, उधर से आपको क्या करना है, नामकरण करना है। चाहेंगे तो हम लोग एक ही जो हमारा सूत्र है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सब चीज़ को बता सकते हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हम लोग को धीरे धीरे क्या करना है, चलना है। तो आपको कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले किसकी हमको चयन करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। मैं कोशिश करता हूँ एक में आपको बताने का, जिसमें बहुत सारा चीज़ क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये जैसा दिया है CH3, फिर CH2, फिर CH2, है ना, इसको मैं और लिख देता हूँ। तो CH3, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं फिर इसको करेंगे। तो सर्वाधिक आप लंबी श्रृंखला का पहले क्या करेंगे, चयन करेंगे, है ना। ये आपको क्या करना है, लिखना है या समझना है। तो लंबी श्रृंखला किधर से आपका चयन हो रहा है, हमारा ये हो रहा है 1, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 4 और ये हो गया 5। अब इसका नामकरण करेंगे। पहले जितना आप नामकरण करना है ना, उतना को आपको क्या करना है, नामकरण करना है। और नामकरण करने के लिए आपको किधर से आपको चालू करना है, आपका जिधर से इस प्रकार से कोई समूह अगर छूट रहा है ना, तो जिधर से नज़दीक पड़े उधर से आपको चालू करना है। जैसे इधर से भी चालू करते, मान लो यहाँ 1 करते, 2 करते तो 3 में ही आता, 4 और इधर 5 आता, ये 3 हो गया, इधर 4 और इधर 5 आता। तो आप इधर से भी क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर से भी जा रहे हैं तो ये जो हमारा मेथिल समूह छूटा है वो 3 नंबर में पड़ रहा है। इधर से भी आ रहे हैं तो जो मेथिल समूह छूट रहा है आपका, वो भी कौन से नंबर में पड़ रहा है, हमारा 3 नंबर में पड़ रहा है। तो उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना। जैसे मैं इस सर आगे आपको मैं एक और बताऊँ, जैसे CH3 और ये CH2, CH और यहाँ पर मैं कर देता हूँ CH2, नहीं CH3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CH3, ओके। और इधर CH2, इधर CH2 और इधर मैंने CH3 कर दिया। तो आप क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे लंबा वाला। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना हो गया 6। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा मेथिल समूह जो छूट रहा है, मेथिल समूह जो क्या कर रहा है, हमारा छूट रहा है, वो इधर से काउंट करने में कौन सा नंबर में आ रहा है, चौथा नंबर। अगर हम इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और कितना है हमारा 6 है। तो इधर से काउंट करते हैं तो कौन सा नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है। तो आपको इसको भी क्या करना है, समूह को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, लंबी श्रृंखला की क्या करना है, चयन करना है। तो आपको जिधर से समूह क्या पड़े, नज़दीक पड़े, उधर को क्या करना है, आपको प्रीफर करना है, उनको आपको ज़्यादा क्या करना है, प्राथमिकता देना है। तो ये नामकरण सही है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लंबी श्रृंखला भी बन गया। तो इसको आपको देखना है। अब नामकरण करने के लिए क्या करना है, 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो पहले आप जितना क्या किए हैं, लंबी श्रृंखला के क्या किए हैं, जो चयन किए हैं उसको पहले नामकरण करना है। तो सब में सिंगल वन दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। टोटल कितना कार्बन है हमारा, 6 कार्बन, तो हेक्स हो जाता है। तो नाम क्या हो गया, हेक्सेन। बट श्रृंखला में कौन छूट गया है हमारा, ये मेथिल समूह छूटा है, उसको आपको क्या करना है, जस्ट सामने लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, मेथिल, और उसका जो पोजीशन है उसको भी लिखना पड़ता है, वो किस नंबर में है, तो 3 नंबर में है। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका 3 मेथिल, क्या करते हैं, इसका नाम हेक्सेन लिखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। और चयन करने के लिए आपको ये भी देखना है कि किधर से काउंट करना स्टार्ट करना है। तो आपको उधर से काउंट करना स्टार्ट करना है जिधर से इस प्रकार का कोई समूह, चाहे एथिल हो मेथिल हो, समूह क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है, उधर से आपको क्या करना है, काउंट करना स्टार्ट करना है। और इस प्रकार से फिर लंबी श्रृंखला का चयन करना है और पहले लंबी श्रृंखला वाले का नामकरण करना है। और बचा हुआ जो भी समूह जिसका नामकरण उस श्रृंखला में नहीं आ रहा है, उसको जस्ट सामने लिखना है। इसी प्रकार हम ऊपर का भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से हमने लंबी श्रृंखला का चयन किया है, पहले इतना का नाम कर दो। तो सिंगल वन है तो क्या होगा हमारा N, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इसका नाम पेन, नाम क्या होगा, पेंटेन। बट 3 नंबर में क्या छूट रहा है हमारा, मेथिल छूट रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, 3 मेथिल
पेंटेन। तो इसको आपको विशेष याद रखना है। तो पहला यही बोला गया है कि आपको जितना लंबा हो सके पहले आपको कार्बन की श्रृंखला देखना है, और श्रृंखला उधर से देखना है जिधर से आपका कोई समूह क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। एक नामकरण ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो CH3 और यहाँ पर दिया है आपका CH3, इधर दिया है CH3, इधर CH2 और इधर आपका CH3। तो आपको नामकरण किधर से करेंगे, पहले तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे भाई। लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो देखो इधर से 1 2 और 3 और इधर 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, ऊपर भी 4 आ रहा है, मतलब जिधर भी हम देख रहे हैं 4 से ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 4 ही तो जा रहा है। तो नामकरण आप किधर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से नहीं, आप करेंगे इस साइड से। क्यों, क्योंकि इधर से कोई समूह क्या पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, नज़दीक। तो इस प्रकार से आपको इधर से नामकरण करना है। अब देखो चैन में इतना आ गया, अब पहले इतना का नामकरण कर लो पहले, फिर बाकी को देखेंगे। तो एन हो गया, 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पर छूटा हुआ है 2 ठो, एक मेथिल छूटा है और एक क्या छूटा है हमारा, एक और मेथिल। तो आप 2 बार सेम सेम रहेगा ना, दोनों सेम सेम है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ, डाई, और मेथिल को क्या लिखते हैं, मेथिल। तो नाम क्या हो जाता है, डाई मेथिल, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेम रहे तो डाई, 3 अगर सेम रहे तो ट्राई, 4 सेम रहे तो टेट्रा, 5 सेम रहे तो पेंटा। तो दोनों सेम है तो डाई हो गया। और कौन है वो लोग, मेथिल। ठीक है, अब उसका पोजीशन भी लिखना पड़ता है, कौन से पोजीशन में है, 2, और दूसरा वाला भी कितना है, 2। तो दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2 फिर 2, और दोनों सेम सेम है तो डाई, और 2 जने हैं तब डाई ना, और मेथिल है तो मेथिल। तो इसका नामकरण इस प्रकार से क्या किया जाता है, किया जाता है। रूल्स चल रहा है, यही रूल आपका 1 by 1 करके दिया है, हम लोग एक जगह देख रहे हैं। तो आप 3 रूल सीख गए। पहले नामकरण उधर से करना है जिधर से आपको क्या करता है, कोई समूह क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। आपको कोशिश ये करना है कि लंबा से लंबा श्रृंखला बने, ये ध्यान रखना है। और अगर ये हो गया, 2 हो गया हमारा, एक तो लंबी कार्बन की श्रृंखला के क्या करना है, आपको चयन करना है। दूसरा, आपको श्रृंखला का चयन करते वक्त ध्यान रखना है कि हमको चयन का नामकरण किधर से करना है, किधर से उसका नाम को क्या करना है, अंकित करना है। तो जिधर से कोई समूह क्या पड़ता है, आपका नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, नज़दीक पड़ता है, इस पर श्रृंखला का चयन करते हैं, और चयन में जितना आता है पहले उतना का नामकरण कर देते हैं, और बाकी जो समूह छूट जाता है उसको सामने उसके स्थान के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से लिख देते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही जगह पर 2 प्रकार का इस प्रकार से समूह आ जाता है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ उसके पोजीशन को भी क्या करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं। तो फिलहाल तो हम एक नियम पढ़े, लेकिन हम लोग 2-3 नियम यहीं पर क्या कर दिए, सल्टा दिए। ठीक है, और भी यहाँ पर आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे CH3 CH, और यहाँ पर मैं लिख दिया C2H5, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, और इधर मैं कर देता हूँ CH2 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 और ये CH3। तो जाहिर सी बात है, हम नामकरण इधर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर से ही जाएंगे तो अभी लंबी श्रृंखला बनेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना का ही नामकरण करना पड़ेगा। तो पहले क्या लगा दो, सिंगल बान है तो N, सब में सिंगल बान है तभी N लगा रहे हैं ना, डबल बान रहता तो इन लगाते। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेक्स, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब छूटा हुआ कौन कौन है, एक में मेथिल समूह छूटा है, ये CH3 है, और एक में एथिल समूह छूटा है। तो दोनों को आपको क्या करना है, अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखना है, क्योंकि एथिल पहले आता है और उसके बाद कौन आता है, हमारा मेथिल आता है अल्फ़ाबेट में ना, अंग्रेजी के। एथिल कौन से नंबर में है, दूसरा, तो 2 एथिल। वो भी कौन से नंबर में है, दूसरा, तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल। तो अगर एक ही जगह 2 प्रकार के हमारा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो उस स्थिति में आपको उसको अल्फ़ाबेट के आधार पर क्या करना है, नामकरण करना है। तो लगभग जितने भी रूल्स है वो हम एक ही जगह बता दिए, तो इसी को आपको फॉलो करना है। फिलहाल हमने पहले में क्या सीखा, हमारा सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पहला इसका क्या है, हमारा नियम है। साथ में मैंने आपको नाम भी बता दिया। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो क्लास है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में फिर बाकी जो नियम हैं उसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं।